हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से क्या आवाज़ आती है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये चीज़ें जो हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तुम ठहरे हिंदी मीडियम वाले, तुमसे बेटा तो एकदम नहीं हो सकता है। और इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट जब इंग्लिश का पेपर देखता है तो इसमें टेंसेस हो गया, वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, तो दिमाग में ये आता है कि यार ये सब चीज़ें तो कभी स्कूल में पढ़ा नहीं ढंग से, अब ये चीज़ें ज़ीरो से कैसे स्टार्ट होगी। तो अब ये दोनों भले ही इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों या हिंदी मीडियम के, अब ये दोनों क्या चीज़ देखते हैं कि इंग्लिश को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का क्या तरीका है कि हम मैथ्स में और रीजनिंग में ज़्यादा नंबर खींच लेंगे और इंग्लिश को डाउन कर देंगे, थोड़ा इंग्लिश पे कम ध्यान देंगे ताकि हमारा पेपर निकल जाए। और दूसरी चीज़ क्या, यार आरआरबी की तैयारी कर लेते हैं, उसमें इंग्लिश का वेटेज कम है, आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, उनकी तैयारी कर लेते हैं। बट एक चीज़ एस्पिरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि इंग्लिश को छोड़ करके अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पे सिर्फ फोकस करते हो तो ये तो हर कोई कर रहा है, तो आप में क्या ऐसा स्पेशल है या फिर आप कहाँ से एडवांटेज में हो कि आपका सिलेक्शन होगा और दूसरे बच्चों का नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट सोचना बंद करो। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, आप उसको एज अ लैंग्वेज देखो, एज एक भाषा है इंग्लिश, ठीक है। ये हुआ मत बनाओ कि एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, बहुत टफ है, फलाना ढिमाका, कुछ नहीं। एक लैंग्वेज है इंग्लिश, एक भाषा है, ठीक। उस चीज़ को आप जितना कंज्यूम करोगे, जितना उसका कंजम्पशन बढ़ाओ, कंजम्पशन समझते हो ना, जितना आप उसकी खपत बढ़ाओगे अपने शरीर में, अपने ब्रेन में उसकी जितनी खपत बढ़ाओगे उतनी आपके लिए इंग्लिश ईजी होती चली जाएगी। तो इस बात से एक चीज़ समझ में आती है कि भले ही आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश किसी की भी अच्छी हो सकती है और किसी की भी खराब हो सकती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश होती है वो या तो एवरेज होगी या बिलो एवरेज होगी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था अपने टाइम पे, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। भले ही मैं एसएससी बोर्ड से पढ़ा हूं, बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं स्कूल में, पहली चीज़ मैं स्कूल में उतना पढ़ने में अच्छा नहीं था, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था। और हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं एज अ मतलब आईसीएसई बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में, वो इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश आती है एज अ सब्जेक्ट, जो इंग्लिश होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अच्छा, एक इशू और क्या होता है इंग्लिश में, मैथ्स हो गया या फिर रीजनिंग हो गई, आप अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन हैं आपके पास, उसमें से एक टिक करोगे तो 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि आपने आंसर सही लगाया या गलत लगाया। इंग्लिश के आप 30 के 30 क्वेश्चन कर डालो और आप 100% श्योर, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पे इंग्लिश नहीं है, तो आप श्योर नहीं हो सकते हो कि मैंने जो आंसर लगाया था वो आंसर सही था या गलत था। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं क्योंकि जो हम आंसर्स लगाए होते हैं वो सारे सही निकल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम आंसर्स लगाते तो हैं बट गलत ज़्यादा होते हैं। तो इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंस रखती है बैंकिंग एग्जाम्स में, इवन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने पहली बार मॉक दिया था इंग्लिश का तो मेरे 4.5 नंबर आए थे। अब आप सोचो 4.5 नंबर मेरे आए थे, और ये नंबर काफ़ी हैं किसी भी स्टूडेंट को डीमोटिवेट करने के लिए, उसका मोरल डाउन करने के लिए। बट जब मैं पेपर दे करके उठा था, थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये नंबर भले ही अभी आ रहे हैं बट इस चीज़ को मुझे बदलना है। ये दिमाग में नहीं आया कि यार 4.5 नंबर आए, 5 नंबर आए, लोगों के 20 नंबर आते हैं, 22 नंबर आते हैं, 22, 24, इवन 26 नंबर तक आते हैं, तो मेरे क्यों नहीं आए, या फिर अगर मेरे नहीं आ रहे हैं तो मेरे से नहीं हो पाएगा। ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। इसके बाद मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और वही स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। उस स्ट्रैटेजी से मैंने 30 में से 28, 28.5, इवन 29 नंबर तक लाए हैं मैंने इंग्लिश में। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा, और मैं आप गारंटी लेता हूँ अगर आप मेरी ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स 100% इम्प्रूव होंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैंने 4.5 नंबर से लेकर के 28-29 नंबर तक की अपनी जर्नी को कैसे तय किया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी करने से पहले आपको एक मॉक देना है, ठीक है। भले ही आपको प्रिपरेशन अभी ज़ीरो है, मानते कोई भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, आपको ये नहीं पता नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप एक मॉक दो,
ठीक। और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तब ये वीडियो देख रहे हो, मान लो आपने मॉक दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो एक मॉक दो, सबसे पहले आराम से बैठ करके दो। जो भी नंबर आएंगे भाई, 2 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा हो, ना बहुत ज़्यादा खुश होना ना बहुत ज़्यादा दुखी होना, अपने माइंड को स्टेबल रखना। ये मॉक देने का सिर्फ एक पर्पस है कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके के पेपर आने वाला है, इन फ्यूचर आप कैसे एग्ज़ाम को टैकल करने जा रहे हो, ठीक। इससे बिल्कुल भी डीमोरलाइज नहीं होना है। और एक चीज़ और है, अगर बहुत ज़्यादा नंबर भी आते हैं, मान लीजिए कि आप पहला मॉक दिए, ठीक है, आपके 18-20 मार्क्स आए, इट्स गुड, इट्स वेल गुड, बट इससे बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर नहीं चढ़ा लेना कि भाई बस हो गया मेरा, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं इंग्लिश ऐसी नहीं होती है, मैंने आपको पहले बताया ना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि हो सकता है कि 1-2 बार आपसे ज़्यादा स्कोर हो जाए, बट अगर आप श्योर नहीं हो आंसर लगाते टाइम कि आंसर यही होगा, बाकी कोई आंसर नहीं होगा, तो आप हमेशा डाउट में रहोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जब आप पेपर देने बैठो, जब रियल एग्जाम में आप बैठो, तो आपके वही मार्क्स कम हो जाएं और बाद में आप सोचो कि यार मैं तो सही करके आया था, ये ऐसा कैसे होगा। देखो, सबसे पहले आपको एडिटोरियल से अपनी स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने हिंदू से शुरू किया था, ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू ही उठाओ, या फिर मैं ऐसा कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत आप हिंदू उठा लो। अगर आप एक बार पढ़ के देखना, आपको लगता है हिंदू की लैंग्वेज टफ है, मैं बिल्कुल मानता हूँ उसकी लैंग्वेज टफ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी लैंग्वेज टफ है तो कोई इशू नहीं है, आप साइड करो, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर लो, और भी सारे न्यूज़पेपर हैं जिसकी लैंग्वेज आपको थोड़ा नॉर्मल लगे। एक न्यूज़पेपर लो, उसमें 6-7 एडिटोरियल होते हैं, डेली एक एडिटोरियल आपको पढ़ना है, कितना भी टाइम जाए। टाइमिंग के साथ पढ़ाई नहीं करनी भाई, पहली चीज़। मन कर रहा है, आप एडिटोरियल अच्छा है, आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, आपका ज़्यादा मन लग रहा है, ज़्यादा पढ़ सकते हो, बट इसका कंडीशन ये है कि आपको एक एडिटोरियल डेली पढ़ना है, ठीक है। एक न्यूज़पेपर आप लोगे, वो जो जितने भी 5-10 रुपए का जो भी आएगा आपका, ठीक है। आप डिजिटल फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हो, बट मैं फेवर करता था फिजिकल फॉर्म में जब न्यूज़पेपर हो, तो उस समय क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, अंडरलाइन करना, फिर पेंसिल का ऐसे यूज़ करके पढ़ना, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा बेटर लगती थी। ये चीज़ें डिजिटल मोड में उतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो मैं एक एडिटोरियल डेली पढ़ता था हिंदू का। जो वर्ड मुझे नहीं समझ में आता था मैं उसको हाईलाइट करता था, मैंने एक कॉपी बना के रखी थी, ठीक। उसी कॉपी में उसको मैं नोट करता था और उसकी मीनिंग लिख लेता था, और ऊपर टॉपिक लिख लेता था। जैसे कि स्पोर्ट्स कैटेगरी का अगर मैं कोई एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ तो ऊपर स्पोर्ट्स की हेडिंग और उसके नीचे वो सारे वर्ड्स लिखता था, क्योंकि एक वर्ड के मल्टीपल यूज़ होते हैं, तो कौन सा वर्ड कहाँ पे किस सेंस में यूज़ हो रहा है मुझे उससे उस हेडिंग से समझ में आ जाता था, ठीक है। एक एडिटोरियल पढ़ना और उसमें जितने भी वर्ड आ रहे हैं, देखो हो सकता है बहुत सारे वर्ड आपको एक ही एडिटोरियल में मिले कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, इससे भी परेशान नहीं होना कि भाई हर लाइन में मुझे 8-10 वर्ड मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो मीनिंग ही लिखते चले जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहे हैं आप उसकी मीनिंग नोट करो, और उसका रिवीजन करता था मैं, ठीक है। जैसे एक एडिटोरियल मैंने पढ़ा, वर्ड लिखे, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैं, जैसे मान लो आधे घंटे हो गया, 20 मिनट हो गया, फिर मैं हटा वहाँ से, थोड़ी देर बाद मैंने उस वर्ड को उसी सेम डे मैंने रट लिया, क्योंकि सेम डे जब आप पढ़ते हो तो वो चीज़ एक दिमाग में घूमती रहती है, वो एडिटोरियल, वो उसका वर्ड, उसका मीनिंग, तो उसको मैंने एक बार रट लिया, ठीक। वो पढ़ा, नेक्स्ट डे फिर मैं सेम टाइम पे एक एडिटोरियल और सेम न्यूज़पेपर से उठाता था और पढ़ता था, उसी तरह वर्ड लिखता था और उसको नोट करता था, ठीक। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, उससे पहले जो प्रीवियस डे का जो भी वो कैप थी मेरी, वो उसको मैं रिवीजन करता था। भले ही 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको टाइम लगे, नॉर्मली आप टाइम दो। पहली चीज़ मैं पहले बोल चुका हूँ कि भाई घड़ी के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है अपने को, ठीक है। आप अपना मन लगाओ, जी जान लगाओ, आप अपने कैरियर बना रहे हो, टाइम के मोहताज नहीं बनना है भाई कि आधे घंटे हो गया, 1 घंटे हो गया। जब तक आपका मन कर रहा है आप पढ़ो, ठीक है। नहीं माने किसी दिन, कोई बात नहीं। इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करता था। जब मैं नेक्स्ट डे एडिटोरियल उठाता था, उसके पहले जो पुराने दिन के जो वोकैब्स होते थे वो उनको मैं एक बार गो थ्रू करता था, भले ही वो 50 हो 100 हो, जैसे ही, और एक वीक में ही गो थ्रू करता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सैटरडे को कोई एडिटोरियल उठा रहा हूँ, तो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक मैंने जितने भी एडिटोरियल पढ़े हैं, उनके जो भी वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखी हैं, उनको मैं रटता था, ठीक।
एक बार रिवाइज करता था, उसके बाद सैटरडे वाला पढ़ता था, ठीक। और इसमें आपका 6+1 का रूल चलेगा, यानी कि 6 दिन आपको पढ़ना है और संडे, मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ना है 6 दिन, और संडे को आपको ये कुछ नया नहीं पढ़ना, जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा है सिर्फ उसी चीज़ों को रिवाइज करना है। तो इससे आपको काफ़ी रट जाएगा। मेरे भाई एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं पूरा एडिटोरियल पढ़ जाता था, एक दिन में 2-2 3-3 एडिटोरियल्स मैं पढ़ने लगा। और वोकैब का जो क्वांटिटी थी, पहले स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो एक एडिटोरियल से मैं 60 वर्ड 100 वर्ड ऐसे लिखता था, ठीक। और जब एक महीना मुश्किल से बीता होगा, और एक टाइम ऐसा भी है कि मैं पूरा एडिटोरियल पढ़ गया, इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा जो मुझे नया लगा हो और जिसकी मुझे मीनिंग की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं एक महीने में इतना पढ़ चुका था, इतने वोकैब्स मैं लिख चुका था कि जो वर्ड्स उसमें मेंशन थे उनका मीनिंग मुझे पहले से ही पता था, ठीक। अब आप कहोगे कि एडिटोरियल पे इतना फोकस क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो आपकी आरसी होती है, जो सबसे मेजर पोर्शन होता है आपका प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, वो आपकी कवर होती है पूरी एडिटोरियल से। जो आपके फिलर्स हो गए या फिर क्लोज टेस्ट हो गए, ठीक है, और आरसी हो गई, ये तीनों आपका एडिटोरियल कवर करता है। आपको मीनिंग समझ में आने लगेगा, आपकी रीडिंग स्पीड तेज हो जाएगी, आपको वोकैब ईजिली याद हो जाएंगी। तो आपके जब वर्ड अच्छे रहेंगे, मतलब जब आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, तो आप ये 3 चीज़ें आसानी से कर लोगे, जो कि मुझे लगता है कि 15 से 20 नंबर आपको देके जाएगी प्रीलिम्स में। इसको इतना आपको टाइम देना है, जितना भी आपको टाइम लगे। हर स्टूडेंट का अलग टाइम होगा, और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंग्लिश पढ़ते टाइम फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल दूँ ये बातें। इतना आपको टाइम देना है। उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको 5 ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूँ जिसको आपको इन्हीं के साथ कंप्लीट करना है। ये स्टार्टिंग के 1 मंथ में कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। और एक चीज़ और, ये जो 5 चैप्टर्स होंगे, मैं किसी भी टीचर को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इससे पढ़ो या उससे पढ़ो। किसी से भी आपको समझ में आ रहा हो, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर अपना बेस्ट देता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर की लैंग्वेज, किस टीचर के पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ रहा हो सकता है कि नाउन आपको किसी और टीचर का समझ में आ रहा हो और प्रोनाउन आपको कहीं और से समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं, आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करना। मैं कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप इस टीचर से पढ़ो, उस टीचर से। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स की इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा। आपको जिससे जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, जिसका जो वीडियो आपको फ्री मिले, अच्छा लगे, यूट्यूब पे आपको सारे फ्री मिल जाने हैं, आप उससे पढ़ाई करो, ठीक। तो इन 5 चैप्टर्स के नाम नोट कर लीजिए। पहली चीज़ है नाउन प्रोनाउन, पहला चैप्टर आपका हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। तीसरा हो गया टेंसेस, चौथा हो गया वर्ब एडवर्ब, ठीक। और 5वां हो गया आपका एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन, ठीक है। ये आपको पढ़ना है लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, जो भी आपको जितना समझ में आ रहा है आप पढ़ो। उसके बाद आपको छठवां कोई चैप्टर उठाना ही नहीं है भाई, 5 ही चैप्टर कर लो, बहुत है ये आपके, ठीक। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पूरी ग्रामर चार्ट डालो या फिर एक बहुत हाई लेवल तक चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल लेवल पे पढ़ो ये चीज़ें, ठीक। इतने चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लो 1 महीने के अंदर। आपको सिंपली, अगर मैं पूरी समरी बताऊं, आपको एडिटोरियल कंप्लीट, डेली एक एडिटोरियल पढ़ना मिनिमम, ठीक। स्टार्टिंग में 1 पढ़ो, आपको समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे 2 कर लेना, 3 कर लेना, जितना आपको अच्छा लगे, ठीक। उनकी वोकैब को क्लियर करो, वोकैब आप रटो। अगले दिन पढ़ने से पहले आपको वही वोकैब जो है रीड करनी है दोबारा से, ठीक। 6 दिन आपको टोटल पढ़ाई करनी है, 7वें दिन आपको रिवीजन करना है। और इसी के साथ साथ आपको ये जो 5 चैप्टर्स मैंने बताए, ये 5 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक। इतना आप 1 महीने तक करो। उसके बाद फिर से मॉक देना है इंग्लिश का, और आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा, ठीक है। और जब इस बार जब मॉक दोगे, तो सिर्फ मॉक नहीं देना है आपको, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। सिर्फ आप इतनी चीज़ें फॉलो करो, और 1 महीने बाद आकर के आप इसी वीडियो में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे आकर के बताना कि सर आपकी स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ या फिर ये नुकसान हुआ। कुछ भी हो मुझे आकर के बताना। अगर कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी में या फिर कोई भी पढ़ने के तरीके में कोई नया इंप्रूवमेंट चाहिए होगा, करेक्शन चाहिए होगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। लेकिन भाई मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, आप बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखो, 1 महीने में आपको खुद इंप्रूवमेंट समझ में आएगा कि रियलिटी में इंग्लिश जो जितना मैं सोच रहा था उससे बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। सिर्फ मैंने अपने दिमाग में उस चीज़ का हवा बना के रखा हुआ था। हवा समझते हो ना, हवा, तो बस वही बना के रखे हुए हो। कुछ नहीं है इंग्लिश, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हो जानी है भाई, ट्रस्ट करो।
ट्रस्ट रखो खुद पे, बस सब कर लोगे तुम। बहुत सारे आपको ऐसे भी सजेशन मिलेंगे, लोग कहते हैं कि नॉवेल्स पढ़ो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, इससे बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगी। ब्रिटिशर्स की या फिर अमेरिकन्स की जो हॉलीवुड की जो इंग्लिश होती है, मूवीज़ होती हैं उनकी, इंग्लिश मूवीज़ जो होती हैं, ठीक, उनका फ्लुएंसी आपने कभी गौर से देखा है? नॉर्मली जिसको इंग्लिश आती भी रहती है ना, कि अगर वो रीड कर सकता है और चीज़ों को समझ सकता है, वो भी जो इतनी फ्लो में वो बोलते हैं, उनका इंग्लिश बोलने का तरीका काफ़ी अलग है, ठीक। तो वो तो समझ ही नहीं आना है ना नॉर्मल स्टूडेंट को। मुझे ही नहीं समझ में आती थी भाई, मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता था, मुझे समझ ही नहीं आती थी, मैं सबटाइटल में घुसा रहता था कि क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और रह गई कि जब जो आपका एडिटोरियल है, ठीक, एडिटोरियल पढ़ने की वजह से आपकी एरर डिडक्शन भी काफ़ी हद तक सही होगा। अब आप कहोगे कि सर एरर डिडक्शन कैसे सही हो सकता है, वो तो ग्रामर का चीज़ होती है। मैं मानता हूँ मैं ग्रामर की चीज़ होती है, ठीक। लेकिन देखो, जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, उसको समझोगे, ठीक, उसके बाद आपको कोई ऐसा सेंटेंस उठा के दे दिया जाएगा। देखो, जब आप एडिटोरियल माहिर हो गए, उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस उठा के दे दिया जाएगा जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, ठीक, तो आप रीड करते करते उसको बता दोगे। जैसे मेरे साथ ये होता था कि मैं रीड करते करते बता देता था कि यहाँ पे गड़बड़ है, भले ही मैं ये नहीं बता पाऊँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, या सही टेंस लगा है, या सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के हिसाब से इशू है, ये भले ही मैं नहीं बता पाता था, लेकिन इतना जरूर बता देता था कि पार्ट ए में कि पार्ट बी में एरर है, ठीक। बहुत सारे टीचर्स के, जैसे कि निमिषा मैम का 120 रूल्स है ग्रामर्स के, और भी इस तरीके के रूल होते हैं, ठीक। तो आप स्टार्टिंग में 1 महीने इस तरह पढ़ो, उसके बाद आप एरर डिडक्शन के क्वेश्चंस करना, भले ही आप मॉक से करो या फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस करो। जो आपको एरर नहीं जो आपको लगेगा कि ये रूल मुझे नहीं आता, कॉपी में, सेम कॉपी में ग्रामर रूल, या फिर आप जैसे भी हेडिंग डालना चाहो डाल, एरर डिडक्शन डाल के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे 1 2 3 4 करके 50 60 100 200 जितना जाएगा पढ़ो, ठीक, लिखो। नेक्स्ट डे सेम प्रोसीजर है कि नेक्स्ट डे आप एरर डिडक्शन देख रहे हो तो आपको पुराना रिवाइज करना है, ठीक। इस तरीके से आप बस यूज़ करके देख लो। आपकी इंग्लिश ना इम्प्रूव हो तो मुझे बताना।